हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के जो 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी चल रही थी, आज ये उसका 12वां पार्ट है। 1 से लेकर के 11 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ जो आई आइकन दिख रहा है उसमें आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 165 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, साथ ही बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी देखे हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ जिसे बोल सकते हैं, या फिर पीजीटी जो आपका एनवीएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और किसी भी स्टेट का अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपका काम देगा। ठीक है, और अभी तक जितने भी हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन जो भी सीरीज़ डिस्कस किए हैं या फिर जितने भी वीडियो आपके लिए बनाए हैं, ये सभी के सभी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में थे। मैंने उसे हिंदी में डिस्क्राइब किया था या फिर हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता था कि सर हिंदी में क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए लिखने का, बायलिंगुअल दीजिए। तो आज का जो सीरीज़ होगा वो आप लोगों के लिए बायलिंगुअल मैंने ट्राई किया है। देखिए, हिंदी थोड़ा सा करना टफ होता है, तो इसलिए मे भी हिंदी में कुछ आपको मिस्टेक्स मिल जाए, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं हिंदी कर सकता हूँ और वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज के जो पहला जो सीरीज़ होगा ये होगा बायलिंगुअल पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने पिछले पार्ट में आपसे पूछा था एमबीओ के बारे में, और देखते हैं तो एमबीओ क्या है और एमबीओ किसने दिया था। इसका बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही सही मुझे रिजल्ट भी दिया और बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो एमबीओ है जो उसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इसे दिया था पीटर ड्रकर ने, जो कि 1954 में दिया था। 1954 में पीटर ड्रकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसी में उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की थी। बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि एमबीओ होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि एमबीओ जो है, उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे और जो भी हमारे वर्कर्स होंगे, ठीक है, ये सभी आपस में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना के किसी एक गोल को या किसी एक ऑब्जेक्टिव पे अपने आप को वोटिंग करेंगे और उसको अचीव करने का ट्राई करेंगे। जैसा कि आप डिफिनेशन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड बाई बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिल करके अपने गोल्स को सेट करते हैं। बेसिकली यही फॉर्म कहलाता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो चलिए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि होगा 166। देखिए, क्वेश्चंस आपको दोनों फॉर्म में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शंस को मैंने छोड़ दिया है, ऑप्शंस आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, द मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन अप्लीकेशन अंडर द लॉ शुड बी, यानी कि जो हमारा शेयर का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो हम मिनिमम अमाउंट अप्लीकेशन में कितना मांगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल हम लोग जो कॉल करते हैं पैसे मांगने के लिए, बेसिकली वो 4 पार्ट्स होते हैं, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अप्लीकेशन में मिनिमम कितना रुपया एज पर लॉ कंपनी को डिमांड करना चाहिए। अगर ये 100 रुपये है तो, ठीक है, अगर ये 100 रुपये है तो, यानी कि अगर मैं इसे परसेंटेज में मान लूँ तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो आंसर है वो है 5%। हमें कितना डिमांड करना है, कम से कम 5% के अकॉर्डिंग में मिनिमम अप्लीकेशन मनी हमें डिमांड करना है, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनसे। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू परस्यू लॉन्ग टर्म गोल्स विथ द एक्सपेक्टेड रिसोर्सेस अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उसके द्वारा जो भी हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स होगा उसको अचीव करने के लिए जो भी हम प्रोसेस तैयार करेंगे या फिर जो भी हम प्लान बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है। ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाएगा, स्ट्रेटेजी प्लान कहलाएगा, इंटरमीडिएट प्लानिंग कहलाएगा या फिर टैक्टिकल प्लानिंग कहलाएगा। तो अपने ऑप्शंस चूज़ कीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब जो भी
ऑप्शन चूज़ करेंगे वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। लॉन्ग टर्म को, अपने गोल्स को, जो भी गोल्स होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म चलेगा, और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होगा हम उसके बिहाफ पे काम करेंगे। तो ये हमारा काम करेगा जो ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पे, और डिसीजन मेकिंग हमारा दिखलाता है जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होता है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट चूज़ करना। इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑपरेशनल प्लानिंग। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ, यानी कि सीक्रेट रिजर्व हमारा कैसे क्रिएट होता है आपको ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। अपने ऑप्शंस चूज़ कीजिए। देखिए सीक्रेट रिजर्व के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के ऑप्शन पूछे थे, बट ये ऑप्शंस उसमें अलग थे। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व में और भी किस तरह से होते हैं या किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो करते हैं तो भी हमारा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। उसी प्रकार जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है, अगर उससे ज़्यादा हम लोग जो रियल डेप्रिसिएशन, सपोज मान के चलिए किसी फर्नीचर का हमारा डेप्रिसिएशन रियल मायने में हो रहा है सपोज 1000, ठीक है, और हम उसे अपने अकाउंट में सपोज शो कर रहे हैं 3000, तो यहाँ पर जो 2000 का जो डिफरेंस आ रहा है यही कहलाएगा हमारा सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व या तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करके किसी एसेट्स को बिना एंट्री किए उसको हटा देना, उसके किस तरह से वो बिजनेस से हमारा ख़त्म हो गया, प्रीवियस ईयर में वो हमारे पास था बट इस ईयर में नहीं है, किसी कारणवश से हम ओमिटेड हो गए या भूल गए, या फिर हमारे जो भी प्रॉफिट जिस कारण से रिड्यूस हो जाए, इन सभी चीज़ों से जो भी क्रिएट होता है ये हमारा कहलाता है सीक्रेट रिजर्व। बेसिकली ये फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर ओवरकमिंग डिसइक्विलिब्रियम इन, यानी कि यहाँ हमें बताना है एक्सपोर्ट प्रमोशन के कारण जो भी हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण से अकाउंट के सारे अकाउंट हमारे ओवर चार्जिंग हो जाते हैं या फिर उसके बैलेंस अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शंस चलिए देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर टर्म ऑफ ट्रेड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। अपने ऑप्शंस चूज़ कीजिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे हम वर्क करेंगे जिससे हमारा बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इक्वल हो सके, ठीक है। क्या क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे, जो भी हमारा ड्यूज़ वगैरह होगा वो हम क्लियर करना चाहेंगे जिससे सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो सके। बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंगे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इक्वल करना होगा। टर्म ऑफ ट्रेड अपने कुछ रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे जिससे हमारे सभी वर्क और जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है वो क्लियर हो जाए। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A voluntary association of traders, industrialists, bankers and professionals formed for the purpose of promotion of common business interest in a particular locality is called, यानी कि जो भी हमारे व्यापारी हैं, जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि उद्योगपति हैं, जो भी बैंक हैं और वो कोई किसी प्रोफेशनल वर्क में है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठन किया गया है या फिर एक कॉमन पार्टिकुलर एक लोकेलिटी गठन किया गया है, उसे क्या कहा जाता है आपसे वो पूछा जा रहा है। आई थिंक इसका सभी को आंसर पता भी होगा ये होता क्या है। तो बेसिकली ये होता है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? अपने अक्सर पेपर में सुना होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन होता है, वहाँ पर से ये हर स्टेट में अलग अलग होते हैं और इंडिया में एक अलग होता है। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये हमारा 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था आपको ये भी ध्यान रखना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1927 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और जो इंटरनेशनल यानी कि जो इंडिया लेवल में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसे कहा जाता है द इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC। आपने अक्सर सुना होगा इस नाम को ICC, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
और इसके जो अभी जो चेयरमैन है या फिर जो अभी लीडर हैं आप बोल सकते हैं, वो हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहली बात तो हर स्टेट में होता है, हर स्टेट हर आपके इवन यहाँ तक कि आपके कभी कभी जिला में भी होता है, जो भी आपके राज्य हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी ये बनता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। इनके ऊपर एक सेंट्रल होता है, यानी कि जो स्टेट जो आपको ऑल ओवर इंडिया देखती है वो है ICC, जो कि 1927 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके जो चेयरमैन अभी हैं वो है सुनील भारती मित्तल। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ जॉब ऑर्डर फर्म, यानी कि जॉब ऑर्डर फर्म में वैसा बिजनेस जिसमें जॉब ऑर्डर फर्म चलता है वहाँ पे कौन सा लीडरशिप मोस्ट इफेक्टिव होगा, आपको ये बताना है। बात करते हैं जॉब ऑर्डर फर्म की। सबसे पहले जॉब ऑर्डर फर्म होता क्या है, अगर हमें ये पता होगा तो हमारे लिए आंसर देना काफ़ी इजी होगा। देखिए, जॉब ऑर्डर फर्म एक तरह का रिटन ऑर्डर होता है जिसमें कोई बिजनेस या फिर कोई एम्प्लॉय उसके क्या काम करना है, कितना वर्क करना है, ये सभी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन होती है, सभी चीज़ें मेंशन होती है, और ये जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये उनसे जो ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जॉब ऑर्डर फॉर्म इज़ अ या फिर जॉब ऑर्डर इज़ अ रिटन अथॉरिटी गिवन अ वर्कर्स और शॉप्स और ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म अ सर्टेन वर्क, यानी कि एक सर्टेन वर्क को कंप्लीट कैसे करना है इस बारे में चेक करना। किससे किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक रिटेन होगा और एक सर्टेन वर्क होगा। तो इस टाइप के वर्क में किस टाइप के लीडरशिप काम आएंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे में काम आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप। जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट बताया कि यहाँ जो वर्क होगा वो डिपेंड करेगा वर्कर्स पे, उनके शॉप पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, इन सभी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर किस टाइप का चाहिए, पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप क्या होता है, वैसा चीज़ होता है जिसमें टॉप लेवल के मैनेजमेंट और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ये सभी आपस में मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ये आपस में मेजॉरिटी देखते हैं, और जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है किसी एक वर्क पे या किसी एक पॉइंट पे वो वर्क करते हैं, यही कहलाता है हमारा पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब ऑर्डर भी वर्क होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैज़ redeemable preference share of the value of ₹1 lakh for which the company has issued 3000 equity share of ₹10 each at a premium of 10%, यानी कि कंपनी यहाँ पर रिडीम कर रही है 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या रिडीम कर रही है, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर, और उसको रिडीम करने के लिए कंपनी 3000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है जो कि 10 रुपये वाला है, और उसको 10% प्रीमियम में इशू कर रही है, यानी कि जो शेयर इशू करेगी वो 11 रुपये में वो इशू करेगी। पूछा जा रहा है द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि CRR अकाउंट में हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, हमें टोटल रिडीम करना है 1 लाख रुपए, यानी कि हमें कितना रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी हम 1 लाख रुपए के लिए 3000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये करके, और 1 रुपये प्रीमियम भी ले रहे हैं जो कि 10% दिया हुआ है, यानी कि टोटल हमारे पास कैश कितना आ जा रहा है, 33,000 रुपये हमारे पास आ जा रहा है। और हमें और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपये पेमेंट करना है। तो अपने ऑप्शन चूज़ कीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होना चाहिए 67,000। अगर ये आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया और हर क्लास में आपसे ये डिस्कस किया है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कभी भी उसका यूज़ रिडम्पशन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए वैल्यू जो यूज़ होगा रिडम्पशन के लिए वो होगा 3000 इंटू 10, यानी कि जो इसका सिर्फ फेस वैल्यू है सिर्फ हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितना कैश हुआ, सिर्फ और सिर्फ 30,000। हमें और कितने रिक्वायरमेंट है, 70,000, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा C नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो अक्सर यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम 33,000 कैलकुलेशन करते हैं और अपना आंसर 67,000 यानी कि 67,000 को टिक करते हैं और आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के रूप में किसे जाना जाता है, आई थिंक ये सभी के पास है भी और सभी लोग जानते भी हैं इसे। किसे जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड हमारा स्मार्ट मनी कराता है, नॉट ओनली क्रेडिट कार्ड बट डेबिट कार्ड, जितने भी आपके हैं
जितने भी आप मोबाइल पे से भी यूज़ करते हैं वो डिजिटल मनी हो गया। स्मार्ट मनी जो आपके हाथ में है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये स्मार्ट मनी हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं, कोई खासा बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, द बिगेस्ट लेबर यूनियन ऑफ इंडिया इज़, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा मजदूर संघ कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मजदूर संघ है वो है हमारा BMS, यानी कि भारतीय मजदूर संघ। कौन है? BMS। आपको ये ध्यान में रखना है, भारतीय मजदूर संघ। देखिए और भी बहुत सारे हमारे संघ हैं, उन सभी के भी फुल फॉर्म आपको दिए हुए हैं, इसलिए आप सभी को याद रखिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि AITUC जो कि है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर है INTUC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और लास्ट है CITU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। तो इन सभी को फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं BMS की, यानी कि भारतीय मजदूर संघ, जो कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा मजदूर संघ है। और इसमें अभी जो रिसेंट 2000, मैं आपको 2017 का अपडेट दे रहा हूँ, 2017 में अभी तक इसमें करीबन 12 मिलियन मेंबर हो चुके हैं। इसके कितने हो चुके हैं? 12 मिलियन मेंबर जो हैं इसमें इनरोल कर चुके हैं मजदूर यूनियन संघ में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना की थी वो थे दंतोपंत ठेगड़ी। दंतोपंत ठेगड़ी, आपको नाम भी याद रखना है। तो BMS यानी कि भारतीय मजदूर संघ, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, और जिसको इस्टेब्लिश किए थे वो थे दंतोपंत ठेगड़ी। आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और इसमें अभी जो 2017 के अकॉर्डिंग, में 2018 का अपडेट नहीं है मेरे पास, तो 2017 के अकॉर्डिंग इसमें जो अभी मेंबर्स हैं, यानी कि जो इसके मजदूर संघ के जो मेंबर्स हैं यूनियन में शामिल हैं, वो हैं 12 मिलियन। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आपको डिटेल्स दिख रहा हूँ उसे नोट करते चलिए, बाद में ये काम देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ FDI द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें FDI कितना % इन्वेस्ट कर सकता है, आपको ये बताना है। 26%, 49%, 51% या 74%। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 49%। ठीक है, ये बढ़ाया गया है 2014 में। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट जो हमारी आई थी उन्होंने इसे बढ़ा गया। पहले ये था हमारा 26%, 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट इंडिया में बनी तब उन्होंने इसे 26% से बढ़ा करके 49% तक कर दिया है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बहुत जगह में भी अगर आप इसको सर्च करते हैं नेट वगैरह में या फिर कहीं पर, तो हो सकता है आपको वहाँ पर वो 26% मिले, बट अच्छा सा सर्च कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये 2014 में स्टेप बढ़ाया गया था। कितने तक? 49% तक इसे मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी का है, बस इसमें पूछा गया है आपसे मैक्सिमम लिमिट ऑफ FDI इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पहले हमने पूछा था इंश्योरेंस सेक्टर में कितना % है, और अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि FDI होती है तो उसमें कितना % इन्वेस्ट होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है 49%। ये भी पहले आपका 26% ही था, बट 2014 में इसे भी बढ़ा करके 49% तक किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंड अवेलेबल विथ अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड, यानी कि जो भी हमारे पास पेमेंट बचा हुआ है टैक्स और डिविडेंड को पेमेंट करने के बाद वो क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है। नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। मैं एक और ऑप्शन यहाँ पर जोड़ता हूँ, वो है कैपिटल रिजर्व। अब बताइए कि ये राइट आंसर क्या होगा। अक्सर यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व को हम सिमिलर समझ लेते हैं और यहाँ पर ही कंफ्यूजन करते हैं, और जनरल रिजर्व में हम टिक मार के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें मारना है रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व में डिफरेंस होता है।
जनरल रिजर्व बेसिकली बनाया जाता है हमारा जो भी आने वाले फ्यूचर्स में जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा या फिर जो भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ खर्च वगैरह हो सकते हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं, उनको रिकवर करने के लिए जनरल रिजर्व बनाया जाता है। बट रिटेन्ड अर्निंग वो चीज़ होता है, वैसे पैसे होते हैं जो कि वापस हम बिजनेस में लगाएंगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये सभी बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग क्या है, जनरल रिजर्व क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविजंस क्या है। देखिए प्रोविजन, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, ये सभी चीज़ें बहुत डिफरेंस हैं, सभी के अलग अलग काम हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि होगा हमारा, Which one among the following is an instance of participative management? अभी जस्ट हमने ऊपर में पढ़ा था पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये उसी का दूसरा रूप है। बस वहाँ पर मैनेजमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पर लीडरशिप लिखा हुआ, सॉरी वहाँ पर लीडरशिप लिखा हुआ था, यहाँ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही हैं। उसमें भी हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो भी टॉप लेवल का बंदे थे और जो भी हमारे एम्प्लॉय थे, ये दोनों आपस में मिल करके कोई भी डिसीजंस लेते थे और कोई भी वर्क को कैसे करना है उन सब के बारे में डिस्कस करते थे। तो यहाँ जो राइट आंसर वो होगा हमारा ट्रेड यूनियन, यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियन है, ये आपस में मिल करके हमारा वर्क करेंगे और जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें कैसे अचीव करना है उसके बारे में प्लान वगैरह डिस्कस करेंगे। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म ऑफ 4 मैनेजमेंट फंक्शन फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फियोल। हेनरी फियोल के द्वारा जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन्हें आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो कि 4 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। आपको बताना है वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडिंग। अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हेनरी फियोल ने 4 जो फंक्शंस दिए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ जो फंक्शंस हैं वो सभी डिफरेंस दिए हुए हैं। अगर आपको फंक्शन पता हो तो आप ऐसे ही सही मारेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने 4 फंक्शन दिए थे, वो था हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये 4 फंक्शंस हमारा हेनरी फियोल के द्वारा दिया हुआ था, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसका बेसिक फॉर्म भी यही होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैनेजमेंट के जो 7 फंक्शन होते हैं, ये तो 4 फंक्शंस था, मैनेजमेंट के 7 जो फंक्शंस होते हैं वो किसने दिया था और उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है। अगर आपने मेरा वीडियो सभी 11 देखा है तो आप उसका आंसर जरूर दे देंगे, और नहीं देखा तो पीछे जाइए और उसे देख के आइए, देन आप कमेंट करके बताइए कि 7 फंक्शंस मैनेजमेंट के किसने दिया है और वो फंक्शन का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट बिल्कुल सही आएगा। चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी विथ विच कैपिटल इज यूज्ड। यानी कि ऐसी कौन सी, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये दिखलाता है कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है या जो कैपिटल है वो परफेक्टली यूज़ हो रहा है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल एफिशिएंसी यानी कि पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दर्शा रहा है। तो देखिए कैपिटल का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑनर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया है। अब ऑनर को वहाँ से क्या चाहिए, कैपिटल लगा के उसे रिटर्न चाहिए, यानी कि बेनिफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए जो उसने कैपिटल लगाया है उसके बदले में। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो भी शेयर होल्डर यानी कि जो कैपिटल लगाया है आपने, उसके बदला जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वही आपको दर्शाएगा कि आपका कैपिटल सही से यूज़ हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है इसका मतलब आपका कैपिटल बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। अगर आपको रिटर्न सही नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका कैपिटल सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आई होप जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हों ये सभी आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बंदे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।